नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात कोटा राजस्थान में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। शाम के 8 बज गए थे। राजस्थान के कोटा नगर निगम में अपनी रोज की ड्यूटी पर तैनात इमरान अंसारी के पास पत्नी अंजुम का फोन आया। अंजुम उस समय बुरी तरह घबराई हुई थी। कांपती हुई आवाज में उसने बताया, अबीर कहीं नहीं मिल रहा है। 1.5 साल का अबीर इमरान का इकलौता बेटा था। खूबसूरत और चंचल अबीर पूरे परिवार का ही नहीं, पूरे मोहल्ले का भी दुलारा था। अंजुम ने अपनी सफाई देते हुए कहा, मैं बावर्ची खाने में खाना बना रही थी। अबीर उस समय नीचे कमरे में खेल रहा था। खाना पक गया तो मेरी तवज्जो उसकी तरफ गई, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। अपनी छत की तरफ गई, लेकिन वहां भी वो नहीं दिखा। मम्मी की छत की मुंडेर पर खड़े होकर मैंने चौतरफा आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आस पड़ोस में भी देख आई, लेकिन कोई नहीं बता सका कि अबीर कहाँ है। जब कोई नतीजा नहीं निकला तो आपको फोन किया। इसके साथ ही अंजुम फूट फूट कर रोने लगी। इमरान ने बीवी को तसल्ली देते हुए कहा, इस तरह घबराओ मत, वो तो पूरे मोहल्ले का लाडला है, जरूर कोई घुमाने ले गया होगा। इमरान ने अपने छोटे भाई का नाम लेते हुए कहा, तुमने जीसान भाई से पूछा? अंजुम बिलक पड़ी, मैंने तो सबसे पूछ लिया। जब कोई नतीजा नहीं निकला तब कहीं जाकर आपको फोन किया है। अब तो इमरान का भी माथा ठनकने लगा था। भला उस मासूम बच्चे का कौन दुश्मन हो सकता है? अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए उसने बीवी अंजुम को तसल्ली देते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, बस मैं आधे घंटे में घर पहुंच रहा हूं। ये बात 25 अप्रैल 2022 की है। बेटे को लेकर अंजुम फूट फूट कर रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए थे। औरतों ने अंजुम को दिलासा दिलाया, घबराओ मत, बच्चा मिल जाएगा। उधर इमरान ऑफिस से सीधा घर पहुंचने के बजाय मोहल्ले में बच्चे को तलाश करने लगा। तभी पत्नी का फोन आया, अबीर अम्मी वाले मकान की छत पर रखी पानी की टंकी में मिल गया है। हैरान इमरान लपकता हुआ घर पहुंचा। बेटे को अंजुम की गोद में बेहोश पड़ा देखकर इमरान फपक पड़ा। बिलखते हुए वो अपने छोटे भाइयों साकिर और इफ्तिकार के साथ बेसुध बच्चे को लेकर अस्पताल की तरफ दौड़ा, लेकिन डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। लाडले की मौत से घर परिवार और बस्ती में कोहराम मच गया। दहाड़ मारती पत्नी को संभालना इमरान के लिए मुश्किल हो गया था। आखिरकार आंसुओं का सैलाब बहाते हुए परिवार के लोगों ने रात में ही बच्चे को कब्रिस्तान में दफना दिया। कब्रिस्तान से घर लौटने के बाद परिवार के लोग एकजुट होकर बैठे तो इस बात पर चर्चा होने लगी कि नन्हा बच्चा कैसे इतनी ऊंचाई पर रखी टंकी तक पहुंचा। फिर अबीर को जिस टंकी से बरामद किया गया है उसका ढक्कन तो बंद था। आखिर माजरा क्या है? अंजुम बुरी तरह रो पड़ी कि जरूर किसी ने हमारे बच्चे की हत्या की है। घुटने पर चलने वाला अबीर सीढ़ियां कैसे चढ़ गया? पानी की टंकी का ढक्कन बंद था तो उसने वो कैसे खोला? बात 16 आने सच थी, ऐसा कौन करेगा? कहते हुए सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। बेटे की रहस्यमय और दर्दनाक मौत से पगलाए हुए इमरान की रात को पलक तक नहीं झपकी। सुबह हुई तो वो रामपुरा कोतवाली पहुंचकर एसएचओ हंसराज मीणा के पांव पर गिरकर बिलख पड़ा, साहब मेरे मासूम बच्चे को पता नहीं किसने मार डाला। एसएचओ मीणा ने उसे दिलासा देते हुए कहा, पूरी बात डिटेल में बताओ, कैसे क्या हुआ? इमरान ने सुबकते हुए पूरी घटना उन्हें बता दी। साहब बीती शाम को कोई 5:30 बजे जिस वक्त मेरी बीवी अंजुम खाना पका रही थी, नीचे कमरे में खेलता हुआ हमारा 1.5 साल का बेटा अबीर पता नहीं कहाँ निकल गया। बाद में घंटों की भागदौड़ में तलाश किया तो वो मेरी अम्मा के मकान की छत पर रखी पानी की टंकी में मिला। उसे लेकर हम फौरन अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। अब ये अहम सवाल सामने आ रहा है कि घुटने पर चलने वाला बच्चा सीढ़ियां कैसे चढ़ा? टंकी का ढक्कन बंद था तो वो उसने कैसे खोला? बाद में किसने ढक्कन बंद किया? इससे तो यही लगता है कि बच्चे की हत्या की गई है। इमरान की बातें सुनकर एसएचओ मीणा भी सख्ते में आ गए।
उन्होंने कहा कि बच्चे की ऐसी खौफनाक मौत की वजह रंजिश के अलावा कुछ नहीं हो सकती है। बच्चे को जिस दर्दनाक तरीके से मारा गया है उसके पीछे कोई अदावत ही जरूर रही होगी। उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारी किसी से कोई रंजिश तो नहीं है? नहीं साहब, मेरी या मेरे परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ये काम तो कोई बददिमाग आदमी ही कर सकता है, इमरान ने कहा। घटना इस कदर दहलाने वाली थी कि आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। नतीजतन पूरा शहर कोतवाली की तरफ उमड़ पड़ा। एडिशनल एसपी प्रवीण चंद्र जैन ने लोगों को समझा बुझाकर विश्वास दिलाया, आप निश्चिंत रहे, अपराधी जो भी होगा जल्दी ही कानून की गिरफ्त में होगा। उनके विश्वास दिलाने पर आहिस्ता आहिस्ता भीड़ छटने लगी। उधर पुलिस आईजी रविदत्त गौड़ के निर्देश पर एडिशनल एसपी प्रवीण चंद्र जैन की अगुवाई में मामले की पड़ताल के लिए एसएचओ हंसराज मीणा समेत 1 दर्जन पुलिस कर्मियों को एक टीम में शामिल किया गया। आईजी के निर्देश पर मजिस्ट्रेट बोर्ड का गठन किया गया। बोर्ड ने इमरान तथा उसके परिवार की सहमति पर अबीर का शव कब्रिस्तान से निकालकर उसका पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि बच्चे को टंकी में जबरन डुबाए रखा गया था। नतीजतन बच्चे ने छटपटाते हुए दम तोड़ा था। रिपोर्ट पढ़कर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि बच्चा किसी साजिश का शिकार हुआ है। मामले की पड़ताल को लेकर पुलिस ने 3 बातों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। पहला, वारदात के दिन घर परिवार में महिलाओं और बच्चों के अलावा कोई मर्द नहीं था। दूसरा, किसी बाहरी शख्स की घर में आवाजाही तो कतई नहीं थी। तीसरा, कुछ अरसा पहले अबीर की चाची सोबिया ने गुस्से में बच्चे को बुरी तरह से खरोच दिया था। इस पर परिवार में भूचाल आ गया था। पूरे परिवार ने उसकी लानत मलामत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अबीर भी इस घटना से इस कदर सहम गया था कि सोबिया के करीब जाने से भी डरता था। पुलिस को सुराग मिल गया था, लेकिन फिलहाल पुलिस घर वालों से पूछताछ करने से कतरा रही थी। दरअसल एक तरफ तो परिवार सदमे में था, दूसरी तरफ रमजान चल रहे थे। ऐसे में पुलिस के सामने दोहरी चुनौती आ खड़ी हुई थी। किससे पूछताछ की जाए और सिलसिले की शुरुआत कैसे की जाए, जबकि दूसरी तरफ मीडिया का भी जबरदस्त दबाव था। पुलिस ने मामले की तह तक पहुंचने के लिए बीच का रास्ता अपनाते हुए एक एएसआई और महिला पुलिसकर्मी को सादे वेशभूषा में परिवार के लोगों की निगरानी में लगा दिया। पुलिस परिवार के हर सदस्य के तौर तरीके पर नजर गड़ाए हुई थी। इसी दौरान अबीर की चाची सोबिया की गतिविधियों ने संदेह पैदा कर दिया। सोबिया घटना वाले दिन से लगातार सामने वाले मकान में रहने वाले 3 बच्चों से ज्यादा मिलजुल रही थी और घर में चल रही हलचल का पूरा ब्यौरा पूछ रही थी। पुलिस ने बच्चों को बुलाकर सोबिया से मिलने की वजह पूछी तो बच्चों के चेहरे पड़ गए थे। उन्होंने पल भर में सारा रहस्य उगल दिया। पुलिस के सामने सोबिया का चेहरा बेनकाब हो गया था। अफसरों ने जब सोबिया से सच उगलवाने के लिए पुलिसिया अंदाज अपनाया तो वो टूट गई और सब कुछ सच उगलने लगी। सोबिया के मुंह से हत्याकांड का सच सुनकर पुलिस के पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। 1.5 साल के मासूम बालक की निर्मम हत्या कराने वाली एक महिला है और वो भी उसकी सगी चाची। ये सुनकर पुलिस अफसर भी हैरान रह गए। सोबिया द्वारा पुलिस को दिए गए बयान से कहानी कुछ इस प्रकार से सामने आई। राजस्थान के शहर कोटा के रामपुरा इलाके के आखिरी छोर पर लाडपुरा में एक मुस्लिम बाहुल्य बस्ती है करबला। इसी बस्ती में सवारा मंजिल के पास इमरान अंसारी अपनी बीवी अंजुम और 1.5 साल के बेटे अबीर के साथ करीब 21 लोगों के कुनबे के बीच रहता था। इमरान अंसारी कोटा नगर निगम में नौकरी करता था। उसे अपने अब्बू मुस्तकिम अहमद की मौत के बाद निगम में अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिली थी। इमरान 9 भाइयों में सबसे बड़ा था। उससे छोटे भाई का नाम जीसान अहमद था। पिता की विरासत में उसका भी बराबर का हक था। हालांकि सभी भाइयों ने अब्बू की मौत के बाद इमरान के लिए नौकरी की रजामंदी दे दी थी, लेकिन दिली तौर पर जीसान चाहता था कि पिता के करीब वो ज्यादा था, इसलिए अब्बू की नौकरी पाने का पहला हकदार वो था। जीसान अहमद की बीवी सोबिया इस बात से खफा थी और गाहे बगाहे अपने सोहर को उकसाती रहती थी कि इस तरह खामोश रहने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। आखिर बीवी की ख्वाहिशों ने जोर मारा तो जीसान भी उखड़ गया। बिफरते हुए उसने कह दिया, भाईजान
वालिद की खिदमत जिस तरह से मैंने की, उसके मद्देनजर उनकी नौकरी का हकदार मैं हुआ। आपने नाजायज रूप से इस पर कब्जा कर लिया है। इमरान जानता था कि जीसान गलत नहीं है, लेकिन निगम की आराम पसंद नौकरी और अच्छी खासी पगार का लालच उसके दिलो दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। ऐसे में नौकरी के हाथ से निकल जाने की सोच भी उसके लिए गमजदा करने वाली थी। इमरान ये भी जानता था कि जीसान दिमागी तौर पर ज्यादा तेज तर्रार नहीं है, लेकिन जिस तरह वो बदसलूकी पर आमदा है, उसके पीछे पूरी तरह से उसकी बीवी सोबिया का हाथ है। इमरान समझदार था। उसने तनिक ठंडे दिमाग से काम लिया। उसने पूरी तरह दरियादिली दिखाते हुए कहा, ठीक है भाई, महज नौकरी के लिए भाइयों की मोहब्बत में फर्क नहीं आना चाहिए, लेकिन तुम सब लोगों की रजामंदी के बाद ही मुझे ये नौकरी मिली है। अब नौकरी तुम्हारे नाम करवाने के लिए फिर से सब कुछ नए सिरे से लिखाना पड़ाना होगा। पता नहीं इस कार्रवाई में कितना वक्त लग जाए। अफसर इससे खफा भी हो सकते हैं। नतीजतन घरेलू झगड़े के मद्देनजर नौकरी खटाई में भी पड़ सकती है। फिर तो दोनों भाई खाली हाथ रह जाएंगे। इमरान ने थोड़ी समझाइश करते हुए कहा, ऐसा है भाई, मैं तुम्हारी माली रूप से मदद करता रहूंगा और नौकरी भी घर में ही बनी रहेगी। जीसान मान गया, लेकिन इमरान अपने वादे पर खरा नहीं उतरा। अपने सोहर जीसान अहमद की नौकरी हजम करना और आर्थिक मदद के वादे से मुकरना सोबिया के दिल में कील की तरह चुभ गया। रंजिश के कोड में खुजली तब पैदा हुई जब नौकरी और ऊपरी आमदनी ने इमरान और उसकी बीवी अंजुम के रहन सहन और बर्ताव में भी तब्दीली पैदा कर दी। कहते हैं कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। इस कहावत को अंजुम के सोबिया के प्रति नफरत के बर्ताव ने भी रंजिश के सोलों को हवा दी। परिवार में किसी भी मसले पर इमरान और अंजुम को अहमियत दी जाती थी। ये सोबिया के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया था। उसे लगता था कि परिवार में उसकी कदर नहीं है। उसके दो बेटों की अपेक्षा इमरान के बेटे अबीर को जिस तरह हर किसी का प्यार दुलार मिलता था, वो उसकी आंखों में खटकता था। खुंदक की वजह से वो ये नहीं समझ पाती थी कि अबीर जितना मासूम और खूबसूरत लगता है, उसकी वजह से वो हर किसी का लाडला था। एक दिन तो अबीर खेलते हुए उसके दुपट्टे को खींचने लगा, तो सोबिया इस तरह गुस्साई कि उसने अबीर को बुरी तरह से नोचते हुए खून भी निकाल दिया। सोबिया के लिए ये फितूर बड़ा महंगा पड़ा। नतीजतन पूरे परिवार ने उसे बहुत डांटा। सरेआम बेइज्जती का ये कड़वा घूंट सोबिया को बर्दाश्त नहीं हुआ। इस घटना ने रंजिश के सोलों को भड़काने में जबरदस्त हवा दी और वो बदला लेने पर आमदा हो गई। वो बखूबी जानती थी कि माँ की ममता ऐसी चीज होती है कि वो अपनी औलाद को जिगर का टुकड़ा मानती है, और अगर उसे खत्म कर दिया जाए तो औरत एक तरह से ताउम्र के लिए लहूलुहान हो जाती है। सोबिया अंजुम को ऐसा ही सबक सिखाना चाहती थी। नतीजतन उसने अबीर को ही अपना निशाना बनाया। अबीर की हत्या का शक उस पर ना हो, इसलिए उसने पड़ोस के 3 बच्चों को अपनी योजना में शामिल किया। तीनों बच्चों का उसकी योजना में शामिल होना उनकी मजबूरी थी। दरअसल तीनों बच्चे गलत हरकतों की वजह से सोबिया के जाल में फंसे हुए थे। बच्चों की करतूतों की राजदार सोबिया ने बच्चों को डराते हुए कहा कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे परिवार वालों के सामने तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दूंगी। इस कारण बच्चे पूरी तरह से सोबिया की मुट्ठी में थे। पहले सोबिया ने अमीर को नदी में फेंक आने की योजना बनाई, लेकिन बच्चे इसमें जोखिम बताकर बिदक गए। उनका कहना था कि बच्चे को नदी तक ले जाने में वे किसी की निगाह में भी आ सकते हैं। बाद में उसने अबीर को पानी की टंकी में डालने की योजना बनाई। उसने इसके लिए सोमवार 25 अप्रैल 2022 का दिन चुना। उस समय परिवार का कोई भी मर्द घर पर नहीं होता। उसने सोमवार को दोपहर से शाम के बीच का वक्त चुना। शाम को तकरीबन 5:30 बजे अंजुम जब सामने वाले बड़े मकान में बनी रसोई में खाना बना रही थी और अबीर नीचे मकान में खेल रहा था, उसी दौरान उन तीनों बच्चों में से एक अबीर को लेकर दूसरी मंजिल पर गया। वहां से 2 बच्चे भी उसके साथ हो लिए। उन्होंने छत पर जाकर टंकी का ढक्कन खोल दिया, फिर अबीर को टंकी में डाल दिया। वारदात के समय सोबिया सामने वाली छत पर खड़ी होकर इशारे से उन्हें गाइड कर रही थी। अबीर को पानी की टंकी में डालने के बाद बच्चे घबरा गए। एक बार तो उन्होंने अबीर को बाहर निकाल लिया, लेकिन सोबिया ने सामने वाली छत से इशारों में उन बच्चों को धमकाया
जिससे बच्चे डर गए और अबीर को फिर से पानी की टंकी में डाल दिया। इसके बाद बच्चे नीचे आ गए। सोबिया ने सामने वाले मकान से बड़े मकान में आकर टंकी का ढक्कन चेक किया। वो पूरी तरह से नहीं लगा था। सोबिया ढंग से टंकी का ढक्कन लगाकर चली गई थी। इस बीच जब अंजुम को अबीर नजर नहीं आया तो उसने परिवार की औरतों के साथ उसे तलाशना शुरू किया। छत की 2 टंकियों को चेक किया। अबीर शाम को 5:30 बजे के करीब गायब हुआ था। रात को 7:30 बजे के आसपास पानी की टंकी में उसका शव मिला था। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302, 120 के तहत सोफिया को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। तीनों बच्चों को पुलिस ने बेकसूर मानकर छोड़ दिया। अपने संगीन अपराध के बावजूद सोबिया के चेहरे पर शर्मिंदगी तक नहीं दिख रही थी। उसने इस तर्क के साथ जमानत पर बाहर आने की कोशिश की कि मुझे झूठा फंसाया गया है, लेकिन उसका ये घिसा हुआ तर्क नहीं चला। सोबिया अभी जेल में है। पुलिस उसके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।